हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो आज रिकैप सीरीज में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, एसी जिसे कहते हैं आप। और ये इसका पहला लेक्चर है। और चलिए शुरू करते हैं। और क्योंकि हमें ढेर सारे सवाल करने हैं और ढेर सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को भी करना है, तो ये रहा हमारा पहला सवाल। आप इसको नोट कर लीजिए। An alternating voltage E equal to 200 root 2 sine 100t volt is connected to 1 microfarad capacitor through an AC ammeter. What will be the reading of ammeter? तो पहला पॉइंट तो यह है थ्योरी का कि AC एमीटर जब भी रीडिंग लेगा तो वो आरएमएस करंट की रीडिंग लेगा, पीक करंट की रीडिंग नहीं लेगा। तो अब देखिए, तो यह हमारा इक्वेशन है E इक्वल टू 200 रूट 2 साइन 100t। हम इसको कंपेयर करेंगे E इक्वल टू E नॉट साइन 2 पाई एफ टी से। तो सबसे पहले हमें मालूम चला कि पीक वोल्टेज कितना है, 200 रूट 2 वोल्ट है। और 2 पाई एफ किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 100/2 पाई हर्ट्ज। तो ये दो चीजें हो गई आपकी। अब सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। सर्किट में क्या जुड़ा हुआ है, सिर्फ कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो हमें निकालनी पड़ेगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वो होती है 1/C ओमेगा। और सी ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई एफ टी। 2 पाई एफ कितना लिखेंगे, 2 पाई एफ लिखेंगे। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड, रख दी जाएगी क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो निकालनी जरूरी है। 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 पाई। फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। तो देखिए कितना सिंपल हो गया। और ये -6 से ये 2 पावर है 10⁻⁻4। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गई 10⁻4 ओम। अब ओम्स लॉ लगाएंगे। E नॉट इक्वल टू I नॉट XC। अब E नॉट हमें मालूम है 200 रूट 2, 200 रूट 2। और XC भी हमें मालूम है 10⁻4। तो ये आ गया 200 रूट 2 डिवाइडेड बाय 10⁻4। दैट इज द वैल्यू ऑफ I नॉट। तो ये होगा 2/100 बच जाएगा, रूट 2 इक्वल टू I नॉट। तो I RMS कितना होगा, E नॉट डिवाइडेड बाय I नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2। अब आरएमएस करंट के बारे में हमें, क्योंकि एमीटर क्या पड़ेगा, आरएमएस करंट पड़ेगा। तो I RMS क्या होगा, I नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2। तो ये हो गया 2 रूट 2 बाय 100। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। तो आरएमएस करंट आपकी आ गई 2/100, 2/100 एम्पियर। कितनी आ गई, 2/100 एम्पियर। 2/100 एम्पियर इसका आंसर आ गया। तो बस इसमें आगे इससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए एसी एमीटर क्या पढ़ेगा, आरएमएस वैल्यू पढ़ेगा। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट था इसलिए हमने ओम्स लॉ लगा दिया, E इक्वल टू I XC। तो ये आपका आंसर आ गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करें। Find the maximum value of current when a coil of inductance 2 Henry is connected to 150 volt 50 cycle per second। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। तो देखिए ये आपको जो वोल्टेज दिया गया, आरएमएस वोल्टेज दिया गया 150 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 साइकिल, 50 हर्ट्ज लिख सकते हैं। और इंडक्टेंस दी गई है 2 हेनरी। इंडक्टेंस कितनी दी गई है, 2 हेनरी दी गई है। अब सबसे पहले हम एक्सएल निकालेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। आप जानते हैं वो होता है एल इंटू ओमेगा। तो एल इंटू 2 पाई एफ। तो एक्सएल की वैल्यू आ गई हमारी, इंडक्टेंस है हमारा 2
पाई फ्रीक्वेंसी है 50, तो एक्सएल की वैल्यू आ गई 50 इंटू 200 पाई। कितनी आ गई? 200 पाई। अब ओम्स लॉ लगाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा E इक्वल टू आई एक्सएल, E इक्वल टू आई एक्सएल। तो ये 150 वोल्ट था और एक्सएल हमने अभी निकाल लिया 200 पाई, 200 पाई। तो 150 डिवाइडेड बाय 200 पाई, ये IRMS आ गई। तो हम इसे बोलेंगे 3/4 पाई एम्पियर। पर हमें पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है पीक वैल्यू पूछी गई है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जानते हैं ERMS इक्वल टू E0/√2। ये ERMS हमने निकाल ली। 3/4 पाई इक्वल टू E0/√2 आई। अच्छा, ये करंट का मामला है, हम E लगा रहे हैं, करंट लगानी चाहिए हमें, कंफ्यूज मत होइए। ओके, IRMS इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाय √2। I0 पीक वैल्यू हो गई, तो पीक वैल्यू क्या होगी? √2 इंटू IRMS। तो ये जो वैल्यूज हमने निकाली, RMS निकाली है, √2 इंटू 3/4 पाई एम्पियर। तो आंसर को आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं 3√2/4 पाई एम्पियर। इसी फॉर्मेट में ही आपको एग्जाम में भी मिलेगा। तो देखिए, अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो एक बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए एसी का, उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान रखते हुए इन सारे सवालों को लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसको नोट करें। व्हेन 100 वोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। When 100 volt DC is applied across a coil, a current of 1 ampere flows through it. तो एक वर्ड आया यहाँ पे कॉइल। कॉइल का मतलब क्या है? कॉइल के 2 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इंडक्टेंस और एक होता है रेजिस्टेंस। तो ये हमारी कॉइल है RL। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉइल बोलेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। इस पर हमने कितना लगाया? 100 वोल्ट का DC। और आपको मालूम है DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 होती है। इस पर बाद में बात करेंगे। अब व्हेन 100 वोल्ट AC ऑफ 50 हर्ट्ज, अब इसी कॉइल पर आपने 100 वोल्ट की AC लगा दी, जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज। तब कितनी करंट फ्लो होती है? 0.5 एम्पियर। और यहां करंट कितनी फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर। और यहां कितनी करंट फ्लो हो रही है? 0.5 एम्पियर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो ये आपकी सिचुएशन बन गई। अब आपको मालूम होना चाहिए, अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सएल क्या होगा? L इंटू 2πf। तो DC लगाने पर एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। DC लगाने पर एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। दूसरी चीज आप जानते हैं कि Z इक्वल टू क्या होता है? √XL² प्लस R² होता है। क्योंकि एक्सएल 0 हो गया तो Z किसके बराबर हो गया? R के बराबर हो गया। Z किसके बराबर हो गया? R के बराबर हो गया। और ये जो वोल्टेज आपने लगाया हुआ है ये कितना है? E। अब हमें कुछ नहीं करना, E इक्वल टू IZ का फॉर्मूला यूज करना है। 100 वोल्ट, करंट 1 एम्पियर, Z, तो 100 इक्वल टू Z, पर Z किसके बराबर है? R। तो सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया 100। तो बहुत एक लाइन में, एक स्टेप में हम ऐसे सवालों को कर सकते हैं। जब भी किसी कॉइल पर DC लगाया जाता है तो हमेशा याद रखो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब दूसरे केस में आते हैं। 100 वोल्ट की AC लगा दी। अब R तो हमें आ गया, मालूम चल गया।
इंडक्टेंस मालूम नहीं है, वो भी निकल जाएगी। और अभी करंट कितनी है, एसी लगाने पे करंट कितनी है, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 100 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। तो अब यहां पर जेट क्या होगा, रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ई इक्वल टू क्या होगा, आई जेड, ई दिया हुआ है 100 वोल्ट, करंट दी गई है 0.5, और 0.5 को आप लिख सकते हैं 1/2, तो जेड आ गया 200 ओम। जेड कितने ओम आ गया, 200 ओम आ गया। तो जेड कितने ओम आ गया, 200 ओम आ गया, सिंपल। पर जेड क्या होता है, जेड क्या होता है, रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आ गया 200 रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर, और आर आ गया 100 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। तो 200 के स्क्वायर से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, 100 के स्क्वायर को माइनस कर दो, ये हो गया एक्सएल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, 200 प्लस 100 इंटू 200 माइनस 100, प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर। तो ये हो गया 300, ये हो गया 100, इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 100 का स्क्वायर बराबर एक्सएल स्क्वायर। तो अब आप देखिए एक्सएल आ गया, यहां पर एक्सएल आ गया 100√3 ओम। तो कैलकुलेशन की टेक्निक देखिए, कुछ नहीं करा हमने, और एक्सएल को हम लिख सकते हैं L इंटू 2πf। तो 2π फ्रीक्वेंसी है 50, 100√3, तो ये L इंटू 100 पाई आ गया, इक्वल टू 100√3, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो इंडक्टेंस आ गई √3 अपॉन पाई हेनरी, √3 अपॉन पाई हेनरी। क्या होता है, हम सरफेस लेवल पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके छोड़ देते हैं, जब तक हम कैलकुलेशन की बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर हम बोलते हैं ये हमसे चैप्टर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भाई, क्योंकि प्रैक्टिस की क्या है, कमी है। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए अब आपको। ऐसे हमने इन सवालों को करा। एसी में फॉर्मूला इम्पिडेंस का तो आप जानते हैं, रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। कॉइल का मतलब है आरएल, कॉइल का मतलब है आरएल, और जब डीसी लगाएंगे तब एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये रहा हमारा अगला सवाल। इससे भी हमने आपसे 3 चीजें पूछी हैं, आप इसको नोट करिए। A 10 microfarad capacitor is in series with a 50 ohm resistance and the combination is connected to 220 volt 50 hertz line. Calculate capacitive reactance. दूसरा क्वेश्चन है impedance of the circuit, current in the circuit. तो देखिए 1 by 1 हम सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/C ओमेगा, और C दिया हुआ 10 माइक्रोफेराड। देखिए 10 इंटू 10 टू द पावर -6, ओमेगा होता है 2πf, और f दिया हुआ है 50। तो ये हो गया आपका 10 टू द पावर -5, 50 इंटू 2 100, तो ये हो गया आपका 1/10 टू द पावर -3 इंटू पाई, तो ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय पाई। कितना हो गया, 1000 डिवाइडेड बाय पाई। डिवाइड करना पड़ेगा पाई से, 1000 डिवाइडेड बाय पाई। आपको आंसर भी इसी तरह से मिलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है इंपीडेंस ऑफ सर्किट बताओ। तो इंपीडेंस ऑफ सर्किट हम निकाल सकते हैं। ये तो हो गई हमारी XC की वैल्यू, बिल्कुल बेसिक पार्ट हो गया। अब ये कौन सा सर्किट है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। तो ये कौन से सर्किट का क्वेश्चन हो गया, RC सर्किट का क्वेश्चन हो गया। और इंपीडेंस होगी Z इक्वल टू रूट ऑफ XC स्क्वायर प्लस रूट ऑफ XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
रूट ऑफ एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो देखो ये हो गया 10 क्यूब अपॉन पाई, 10 क्यूब अपॉन पाई, तो ये हो गया 10 क्यूब अपॉन पाई का होल स्क्वायर। और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमें दी गई है, 50 ओम का रेजिस्टेंस है, 2500, 50 का स्क्वायर 2500। अब स्क्वायर करते हैं तो ये आ गया 10 टू द पावर 6 अपॉन पाई स्क्वायर, और ये आ गया 2500। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि पाई स्क्वायर को हमेशा क्या मान लो, 10। तो ये आ गया आपका 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 प्लस 2500। तो ये आ गया, अब आपका इम्पीडेंस आ गया Z इक्वल टू 10 टू द पावर 5 प्लस 2500, 2500, 0 0 5 2, 12500। ये एक्चुअली में एडिशन में यहाँ पर हमें ये 10 टू द पावर 5 है, तो एक काम करते हैं, दूसरा तरीका इसका हम यूज कर लेते हैं। तो आप इसको ऐसा करिए, 10 स्क्वायर इंटू 10 क्यूब लिखिए, और ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 2। अब 10 टू द पावर 2 को बाहर निकाल लीजिए। कैसे बाहर निकालेंगे, 10 टू द पावर 2 को बाहर निकाल लीजिए कॉमन लेते हुए। अब ये इसका रूट आ जाएगा, ये आ गया 10, और 10 क्यूब होगा 1000 प्लस 25, तो ये हो गया 1025। तो इम्पीडेंस आ गई 10 इंटू रूट ऑफ 1025। तो एग्जामिनेशन में कोई ना कोई वैल्यू ऐसी देंगे जिससे कि आप उसका रूट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इम्पीडेंस आ गई। अब उसके बाद उन्होंने पूछा है कि भाई करंट बता दो, क्या बता दो, करंट। तो E इक्वल टू आई जेड यूज कर लो। किसको यूज कर लो, E इक्वल टू आई जेड। ई है 220 और जेड हम निकाल चुके हैं 220, और जेड हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, 10 इंटू रूट 1025, 10 इंटू रूट ऑफ 1025। तो करंट हो जाएगी आपकी 22 अपॉन रूट ऑफ 1025। अब देखिए 1025 का रूट आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो 1025 के रूट को आपको निकालना पड़ेगा। और देखिए 1025 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू और 441, 25 इंटू 41, तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 25 इंटू 41। तो 25 का रूट हो जाएगा 5 रूट 41। अब 5 रूट 41 को आपको, या तो आप आंसर को ऐसे ऐसे रहने दे सकते हैं। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है, स्क्वायर की प्रैक्टिस है। अब हमेशा याद रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपको आरसी सर्किट के क्वेश्चन करके ही फॉर्मूले क्या होंगे, याद होंगे। क्वेश्चन बिना करे कभी भी फॉर्मूले याद नहीं हो सकते। तो ये देखिए पाई का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 10 होता है, और 1025, तो मैं इसको फिर और सुधार देता हूँ। तो इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 41, तो ये 25 का रूट है 5, बाहर जाएगा तो इसको कर देगा 50 रूट 41। तो आपको आंसर भी चारों चॉइसेस में इसी तरह का मिलेगा। तो इसमें कोई चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही फॉर्मूले क्या होंगे, याद होंगे। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसको नोट करिए। आप लोगों की डिमांड थी कि स्टेटमेंट और वाले क्वेश्चंस भी देने चाहिए, तो इस लेक्चर में उन क्वेश्चंस को हमने रखा है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, आपने नोट कर लिया। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कहता है, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई
इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस। दूसरा स्टेटमेंट कहता है विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस। अब तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है एक्सएल, जिसे हम बोलते हैं एल इंटू ओमेगा। अब आप देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू एफ। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है, ट्रू है। दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। अब एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/c ओमेगा, ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf। तो xc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो xc क्या होगा, डाउनवर्ड एरो बताता है कम होगा। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। तो ये इसका आंसर हो गया। A is true but B is false। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये थोड़ा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पर बेस्ड है और सिंपल भी है, तो इसको आप नोट करिए। यूजिंग एन AC voltmeter, the potential difference in the electrical line in a house is read to be 234 वोल्ट। तो किसी घर में AC पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट कितनी आई, 234 वोल्ट आई। इफ द लाइन फ्रीक्वेंसी इज नोन टू बी 50 साइकिल पर सेकेंड, द इक्वेशन फॉर द लाइन वोल्टेज इज। तो देखिए, सबसे पहली बात, लाइन वोल्टेज का इक्वेशन होता है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा को आप लिख सकते हैं साइन 2πft। तो अब ये जो मेजर किया हुआ वोल्टेज होता है ये एक्चुअली में आरएमएस वोल्टेज होता है। तो आरएमएस वोल्टेज आपने मेजर किया 234, तो वो होता है E0/√2। तो E0 कितना होगा, 234√2। तो 234 234 इंटू 1.4। अब ये हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि E0 की वैल्यू कितनी आती है। 234 इंटू 1.4, 234 इंटू 1.4 मल्टीप्लाई करिए आराम से। 16 1 13 1 9 आ जाएगा ये 2 3 4। तो ये आएगा 6 7 9 3 12 2 3 27.6। तो E0 की वैल्यू हो गई 327.6। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई 50 हर्ट्ज। अब फॉर्मूला है E0 इक्वल टू साइन 2πft। तो हम इसको लिख देंगे 327 327.6 साइन 100 पाई टी। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं आंसर 327 तो कहीं नहीं मिल रहा, तो हमें ये 331 पे हमें टिक करना पड़ेगा। और क्यों नहीं हमारा 331 आया, ये भी इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली जो √2 की वैल्यू होती है वो होती है 1.414। अगर हम पूरा मल्टीप्लाई करते तो पूरा 331 आ जाता। तो हमने निकाला 327.6, तो ये लगभग हम कह सकते हैं 328 के बराबर है। तो ये हमें आंसर मिल गया, क्योंकि ये 165 है, ये 220 है, 240 है। तो बहुत सिंपल है। तो जब भी AC वोल्टेज और AC करंट की रीडिंग ली जाती है तो वो रीडिंग क्या देती है, RMS वैल्यू देती है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए, बहुत सिंपल है, वन लाइन आंसर क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ चोक कॉइल हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट इज 220 वोल्ट and the current is 5 milliampere, the power consumed is। तो सबसे पहली बात तो आपको मैं बता दूं, चोक कॉइल का मतलब होता है हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है और हम जानते हैं कि tan phi क्या होता है, XL अपॉन आर, एल ओमेगा अपॉन आर। तो L इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई and R is very very low। तो इसके कारण tan phi will become very very large। तो वेरी वेरी लार्ज का मतलब होता है कि tan phi क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो phi की वैल्यू कितनी आ जाती है, पाई बाय 2 आ जाती है। पाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, पाई बाय 2 आ जाती है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला लगा देंगे, ई आई कॉस फाई। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर चोक कॉइल के केस में पावर फैक्टर हो जाता है 0। तो पावर होगी ई इंटू आई इंटू 0। तो चोक कॉइल में हमेशा याद रखिए 0 पावर कंज्यूम होती है। तो बिल्कुल भी वोल्टेज और उसके 220 वोल्ट दिया, 5 मिली एम्पियर पावर का फॉर्मूला लगाया जाए, नहीं, पावर का फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0 है। तो ऐसा क्यों होता है ये भी आपको बता दिया। तो चोक कॉइल में कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होती क्योंकि उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो 0 है, उसमें सिर्फ इंडक्टेंस होता है। और आप जानते हो कि एक इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस, एक इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है, 90 डिग्री होता है, 0 नहीं होता, 90 डिग्री होता है। और एक इंडक्टेंस में हमेशा याद रखो कि पावर कंजप्शन क्या होता है, 0 होता है। तो एसी सर्किट में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक इंडक्टेंस L जिसमें कोई भी पावर खर्च नहीं होती, एक होता है कैपेसिटर, और कैपेसिटर में भी कोई भी पावर खर्च नहीं होती, एक होता है आर, LCR। तो पावर जो भी कंज्यूम होती है, कभी भी होती है, तो वो किस में होती है, रेजिस्टेंस में होती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो इसको, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये तो समझा दिया आपको, लेकिन इसका आंसर क्या है, 0 है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको नोट किया जाए। इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट आर, ये दिया हुआ है एम्पियर, देन द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स। तो देखिए एवरेज पावर का क्वेश्चन आ गया। अब सबसे पहले वोल्टेज का फॉर्मूला 200 साइन 314 टी को कंपेयर करेंगे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो ई नॉट की वैल्यू आ गई 200 वोल्ट। अब करंट के इक्वेशन को देखते हैं। करंट का इक्वेशन है साइन 314 टी प्लस पाई बाय 3, इसको कंपेयर करेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो आई नॉट यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1, आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1। और एक तो ये बात हो गई वोल्टेज और करंट की वैल्यू। दूसरी चीज हम देखते हैं कि फेज ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की जो फेज है, फेज ऑफ वोल्टेज, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फेज का मतलब होता है एंगल। तो वोल्टेज की फेज हमें मिलती है 314t और फेज ऑफ करंट हमें मिलती है
314t प्लस पाई बाय 3। तो फेज डिफरेंस होगा कितना होगा, 314t में से 314t प्लस पाई बाय 3 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा माइनस पाई बाय 3, क्योंकि वोल्टेज पीछे है और करंट आगे है। अब हम पावर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला होता है एवरेज पावर का E I cos phi। इसमें जो E होता है और I होता है, ये RMS वैल्यू होती है। तो RMS वैल्यू को हम लिख सकते हैं E नॉट बाय रूट 2, इसको हम लिख सकते हैं I नॉट बाय रूट 2, और ये cos phi क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला आप इसको ऐसे भी याद रखिए, E नॉट I नॉट बाई cos phi। अब फाई है यहाँ पर कितना, माइनस पाई बाय 3। माइनस पाई बाय 3 का मतलब माइनस 180 बाय 3, मतलब माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज रखेंगे। हमने ई नॉट की वैल्यू निकाल ली थी, कितनी थी, 200। करंट की वैल्यू 1, और ये हो जाएगा इनटू कॉस माइनस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। 200 डिवाइडेड बाय 2, 100 cos 60, क्योंकि आप जानते हैं कि cos माइनस थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, cos थीटा के। तो पावर आ गई 100 cos 60। cos 60 की वैल्यू रख दीजिए, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। तो पावर कंजप्शन कितना होगा, 50 वाट का पावर कंजप्शन होगा, 50 वाट का पावर कंजप्शन होगा। फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। तो ये जो पावर का फॉर्मूला है ना, तो ये क्या जो वैल्यू दी गई है वोल्टेज और करंट की, ये आरएमएस वैल्यू होती है। तो दूसरे वर्ड में हम ये भी कहते हैं कि एक्चुअली में जो पावर का फॉर्मूला होता है उसको किताबों में और मटेरियल में कुछ इस तरह से मिलता है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई, और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं ई नॉट आई नॉट बाय 2 कॉस फाई। तो दो तरह से हम पावर को निकाल सकते हैं, और कॉस फाई कहलाता है पावर फैक्टर। अगर पावर फैक्टर 0 हो जाएगा तो पावर कंज्यूम नहीं होगी। तो पावर कब कंज्यूम नहीं होती है, जब फाई की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। और पावर कौन कौन से कंपोनेंट में कंज्यूम नहीं होती, इंडक्टेंस में पावर कंजप्शन क्या होता है, 0। कैपेसिटर में पावर कंजप्शन क्या होता है, 0। रेजिस्टेंस में पावर कंजप्शन क्या होता है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, आई स्क्वायर आर। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के पर आते हैं, तो इसको पढ़ लीजिए। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है विद 4 आंसर। An alternating EMF given by V equal to V naught sin omega t has peak value 10 वोल्ट। चलो अच्छी बात है कि पीक वैल्यू कितने वोल्ट दे दी, 10 वोल्ट दे दी। एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी भी दे दी 50 हर्ट्ज। इंस्टेंटेनियस EMF at t equal to 1/600 सेकंड। तो t equal to 1/600 सेकंड पर EMF की वैल्यू कितनी होगी, ये सवाल है आपका। तो बढ़ते हैं आगे, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, हम इसको लिख सकते हैं वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी। अब पीक वैल्यू कितनी दी है, वोल्टेज की 10, फ्रीक्वेंसी दी है 50, तो ये हो जाएगा 100 पाई टी। अब हमें वोल्टेज कब निकालना है, जब टाइम कितने सेकंड हो, 1/600 सेकंड हो। तो कोई बात नहीं, यहां रख देते हैं 10 साइन 100 पाई इंटू 1/600, ये कट जाएगा। तो 6 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। 100 और 6 है
तो ये हो गया 10 साइन पाई बाय 6। पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री और साइन 30 का मतलब होता है 1/2। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? 5 वोल्ट ईएमएफ की वैल्यू होगी। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। तो ये क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, क्योंकि पाई होता है 180, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब अगले सवाल की तरफ, ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको नोट किया जाए। A 220 volt 50 hertz AC supply is connected across a resistor of 50 kilo ohm. The current at time t second, assume that it is 0 at t equal to 0 is। तो देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है और ये सिंपल आर सर्किट है। रेजिस्टेंस है 50,000 ओम और वोल्टेज लगा दिया है एसी का हमने 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो करंट का हमें वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए आरएमएस करंट निकलेगी V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू V बाय आर, 220 50,000, 1 0 कैंसिल, 22/5000, 22/5000। अब इसको कैलकुलेट करना है, 22/5000 को कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत सरल तरीका आपको मैं बताता हूं इस कैलकुलेशन का। इसको आप लिखिए 22/5 इंटू 1000। ठीक है, तो ये अब हो गया, हमें 22 को 5 से डिवाइड करना है। 22 को 5 से डिवाइड करना है। 5 4 जा 20, 2 बचा, फिर 0, 4.4। तो ये हो जाएगा आपका करंट हो जाएगी 4.4 अपॉन 1000। तो जिसे आप लिख सकते हैं 4.4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 4.4 मिली एम्पियर। करंट की वैल्यू आ जाएगी 4.4 मिली एम्पियर, 4.4 मिली एम्पियर। पर ये आरएमएस करंट है, ये ध्यान रखिए। ये कैसी करंट है? आरएमएस करंट है। तो हम जानते हैं आरएमएस करंट को हम लिख सकते हैं आई नॉट बाय √2। तो ये हो गया 4.4 आई नॉट अपॉन √2। तो 4.4 √2 इक्वल टू आई नॉट। तो 4.4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 से, तो आई नॉट मिल जाएगा। 14 4 जा 56, 6 5 बचे, 14 4 जा 56 और 5 61। तो ये आ जाएगा 6.16। अब इक्वेशन आप लिख सकते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। तो मैंने बहुत ऐसे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है कि आपकी प्रैक्टिस कैलकुलेशन की ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये 50 है, तो ये आ जाएगा आपका करंट का इक्वेशन 6.16 था ये 16। ओके, साइन 100 पाई टी। अब पाई क्या होता है? पाई क्या होता है आप जानते हैं, 3.14।
तो ये हो जाएगा आपका 6.16 sin 314t. So that will be the equation of current, 6.16 sin 314t. तो इसको हम टिक कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का अप्रोक्सीमेशन का यूज करें तो 6.16 को हम लिख सकते हैं 6.2, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो बड़ा अच्छा सवाल था ये, और बिल्कुल बेसिक नॉलेज पर पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो शुरू में पढ़ के ऐसा लगता है कि सवाल में कुछ भी नहीं है, पर जब हम करने जाते हैं, जब तक हम किसी सवाल को करेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। तो ये जो आपको वोल्टेज की वैल्यू दी गई है, ये आरएमएस वोल्टेज है। अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये जो हमें करंट आएगी, आरएमएस करंट आएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको आप नोट करें। ओके, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 1 पिकोफैराड है। कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस है 1 पिकोफैराड, इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो आसान सवाल है, बस थोड़ा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो देखिए E इक्वल टू आई एक्स सी, ई है 220 और XC को हम लिख देंगे 1/C ओमेगा। तो ये हो जाएगा करंट 220 C ओमेगा। ओमेगा है आपका, C है पिकोफैराड 10 to the power -12, ओमेगा है 2 पाई f दैट इज 50 I। तो ये हो गया आपका जीरो, देखिए 50 इंटू 2 100 पाई, 220 इंटू 100 पाई इंटू 10 to the power -12 इक्वल टू I। तो ये 3 जीरो देख रहे हैं आप, तो ये हो गया 22 पाई इंटू 10 to the power -9। अब 22 पाई को हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 3.14 पाई की वैल्यू, 3.14, उसको 22 से मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। 8 2 6, 8 2 6, 8 0 9, तो ये आ जाएगा आपका 69.08, 69.08। तो हम इसको 69.08 को हम अप्रोक्सीमेटली राउंड अप कर देते हैं 69 में। तो ये आ गया आपका 69 इंटू 10 to the power -9। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए 69 इंटू 10 to the power -9 डेसिमल बनाते हैं, तो एक पॉइंट सरकाया 6.9, तो इसमें हमने एक जोड़ दिया, तो ये हो गया 6.9 इंटू 10 to the power -8 एम्पियर इसका आंसर। The first answer is the right answer। सीधा सीधा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतना ही ज्यादा सब्जेक्ट अच्छा होता आपका जाएगा। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको नोट करें। In an LCR circuit, R √5 ohm, XL 9 ohm, XC 7 ohm. If applied voltage in the circuit is 50 volt, then impedance of the circuit in ohm। तो देखिए impedance तो बहुत सिंपल है। impedance का फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू Z² इक्वल टू XL माइनस XC का, उसका वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है, प्लस R²। तो वैल्यू रख दो। XL की वैल्यू है 9, XC की वैल्यू है 7 और R की वैल्यू √5। तो Z² आ जाएगा, बचेगा 2, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, तो Z² आ गया 9। तो Z का जो आंसर होगा वो 3 ओम होगा। सो सेकंड आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है।
तो एलसीआर सर्किट के जो फॉर्मूले हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप एक ट्रायंगल को याद रखिए, ये फाई है, ये जेड है और ये है एक्सएल माइनस एक्सी। बस पाइथागोरस लगा दिया हमने तो हमारा आंसर आ गया, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दूसरा 10 फाई, फाई फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, 10 फाई सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए कितना है, एक्सएल माइनस एक्सी, और बेस देखो, बेस कितना है, आर है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब कॉस फाई जिसे हम कहते हैं पावर फैक्टर, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, आर है, और हाइपोटेनस जिसे आप विकर्ण बोलते हैं वो कितना है, जेड है। तो कॉस फाई हो गया आर बाय जेड। तो ये ट्रायंगल याद रखिए, इस ट्रायंगल से आप बहुत सारे सवालों को क्या है कर सकते हैं। इसी तरह एक वोल्टेज का ट्रायंगल होता है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ई वी एल माइनस वी सी वी आर फाई, तो पाइथागोरस लगाओ, तो ई स्क्वायर इक्वल टू वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर 10 फाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर देखो वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, कॉस फाई बेस देखो वी आर अपॉन ई। तो इस तरह से हम इन फॉर्मूलों को आराम से याद कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो फॉर्मूले याद हुए, अब ये हमारा अगला सवाल रहा। अब आप इसे नोट कर लें। हंड्रेड ओम का रेजिस्टेंस एक 4 हेनरी के इंडक्टर के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से वोल्टेज है वी आर इक्वल टू 2 साइन 1000 टी वोल्ट। तो पूछा गया है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले देखिए कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 100 ओम है, 100 ओम है, और जो ये इंडक्टर है ये 4 हेनरी का है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये एक एसी सर्किट हो गया। और हम जानते हैं जितनी करंट रेजिस्टेंस में फ्लो होगी उतनी ही इंडक्टर में फ्लो होगी। तो इंडक्टर पे अगर आपको वोल्टेज निकालना है, अगर आपको इंडक्टर पे वोल्टेज निकालना है तो आपको यूज करना पड़ेगा वी एल इक्वल टू आई एक्स एल। तो ये आपको अगर इंडक्टर पे वोल्टेज निकालना है तो आपको करंट भी चाहिए और एक्सएल भी चाहिए। तो सबसे पहले हम करंट इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट इन रेजिस्टेंस, क्योंकि हम जानते हैं सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो जितनी करंट रेजिस्टेंस में फ्लो होगी उतनी ही V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I होता है V अपॉन आर, और इस पर वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट। ये देखिए, तो ये आपका दिया हुआ है वी आर इक्वल टू वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। तो वी नॉट आर की जो वैल्यू दी गई है कंपेयर करेंगे तो 2 वोल्ट है, और ओमेगा यहाँ पे हमें दिख रहा है कितना, 1000। तो अब वोल्टेज है इसका 2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 100। तो करंट कितनी आ गई इसमें, 1/50। तो भाई आई तो आपने निकाल लिया। अब बारी है किसकी, एक्सएल की। तो एक्सएल होगा एल इंटू ओमेगा, 4 हेनरी है और ओमेगा दिया हुआ है 1000। तो एक्सएल हो गया आपका, एक्सएल हो गया 4000। एक्सएल कितना हो गया, 4000 हो गया। तो अब हम वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए करंट 1/50 इंटू 4000, 0 0 और 5 400 को 80 बार काट देगा। तो इंडक्टर पे वोल्टेज हो गया 80 वोल्ट। ये तो पहला कैलकुलेशन हो गया। अब दूसरा कैलकुलेशन कंसेप्ट पर बेस्ड है। वोल्टेज आपको यहाँ इसका इक्वेशन दिया हुआ है, वी आर इक्वल टू 2 साइन 1000 टी।
तो अब इसका इक्वेशन क्या होगा VL का, ये तो निकल गया, पीक वोल्टेज कितना है 80 साइन 1000 टी, तो इंडक्टर में वोल्टेज रेजिस्टेंस के वोल्टेज से π/2 आगे रहता है। कितना आगे रहता है? π/2। तो ये 1000 टी होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही, तो इसको थोड़ा दूसरी जगह लिखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, ये बेटर रहेगा। तो इंडक्टर का वोल्टेज इक्वेशन होगा 80 साइन 1000 टी प्लस π/2, ये होगा। क्योंकि इंडक्टर और रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस कितना होता है? π/2 का होता है। इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस के वोल्टेज से π/2 आगे रहता है, लीड करता है π/2 से। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं, ढूंढते हैं कहाँ है 80। यस, ये नहीं हो सकता, ये है। दिस इज द योर राइट आंसर। तो बहुत बढ़िया सवाल था। तो कंसेप्ट यही थी कि ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो जितनी करंट आपकी रेजिस्टेंस में फ्लो होगी उतनी ही करंट इस इंडक्टर पे भी फ्लो होगी। तो रेजिस्टेंस में करंट निकाल ली हमने 2/100, फिर इंडक्टर में वोल्टेज निकालना था, IXL का यूज कर लिया, तो वो आ गया 80, और वोल्टेज का इक्वेशन लिखना था, तो वो हो गया 80 साइन 1000 टी प्लस π/2, क्योंकि इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो रेजिस्टेंस के वोल्टेज से π/2 आगे रहता है। तो बहुत बढ़िया सवाल था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए LCR सर्किट पर बेस्ड एक सवाल है, इसको नोट करिए। In the following circuit, the value of current flowing in the circuit at F equal to 0 and at F equal to infinity will be respectively. तो भाई सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि F equal to 0 का मतलब क्या है। जब F 0 होगा, जब F 0 होगा, फ्रीक्वेंसी सर्किट की क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तब XL की वैल्यू होती है L इंटू 2πf, L इंटू 2πf। तो XL की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अब XC की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। XC होता है 1/C 2πf। अगर F 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो इम्पीडेंस XC के इन्फिनिटी होने से क्या होगा? इम्पीडेंस की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। अब वो बात कर रहे हैं F इक्वल टू इन्फिनिटी पर। तो जब F इन्फिनिटी होगा तो XL होता है L इंटू 2πf। तो XL भी इन्फिनिटी हो जाएगा, XC 0 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि XC क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इम्पीडेंस होती है Z² इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R²। अगर इनमें से कोई भी एक इन्फिनिटी हो जाएगा तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। और जब इम्पीडेंस इन्फिनिटी हो जाती है तब सर्किट में करंट क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत बढ़िया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 0 एम्पियर एंड 0 एम्पियर। तो इस बात को अब आप याद रखिएगा कि 0 फ्रीक्वेंसी पर LCR सर्किट दिया हुआ है। ये LCR सर्किट में जब भी फ्रीक्वेंसी 0 होगी तब करंट क्या होगी? 0 होगी। और जब भी फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी होगी तब भी करंट का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो गलती से भी किसी दूसरे आंसर को आप टिक मत करिए। ये वैल्यूज दी गई है, इन वैल्यूज का कोई भी मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल था। तो अब हम अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। XL फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, XC फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है? डिपेंड करता है। तो दोनों केसेस में जब F 0 होगा तब भी इम्पीडेंस क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। और सर्किट में करंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जब F इन्फिनिटी होगा
एक बार फिर से, तब भी इम्पीडेंस इन्फिनिटी हो जाएगी और सर्किट में करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये बातें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो LCR सर्किट को स्टडी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप, अब जैसे LR सर्किट है, अब जैसे रिवीजन की क्लास है इसलिए बता रहे हैं, LR सर्किट का भी ट्रायंगल आपको याद रहना चाहिए। ये XL है, ये R है और ये Z है। पाइथागोरस लगा दीजिए, Z² इक्वल टू XL² प्लस R² tan phi इक्वल टू XL अपॉन R cos phi इक्वल टू R बाय Z। और दूसरा ट्रायंगल वोल्टेज का ट्रायंगल होता है, E VL और ये VR phi, तो E² इक्वल टू VL² प्लस VR²। और इन सब के साथ ओम्स लॉ को मत भूलिए, E इक्वल टू IZ, VL इक्वल टू IXL एंड VR इक्वल टू IR। और एक बेसिक चीज को मत भूलिए कि सीरीज में सभी कंपोनेंट में करंट क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये ट्रायंगल से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो ट्रायंगल बनाना आप सीखिए। तो ये सब बेसिक चीजें आपको सर्किट में मालूम होनी चाहिए। ओके, तो चलिए अब अगले सवाल पे चलना पड़ेगा हमें। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लें। ओके, नोट कर लिया आपने। अब सवाल पढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L for which the current is maximum in series LCR circuit with C equal to 10 microfarad and omega equal to 1000 second inverse। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक LCR सर्किट में, सीरीज LCR सर्किट में करंट कब मैक्सिमम होती है, जब रेजोनेंस होता है। जब रेजोनेंस होता है तो अब सवाल ये उठता है कि रेजोनेंस कब होता है, जब XL और XC बराबर होते हैं। जब XL और XC बराबर होते हैं तो हम लिख सकते हैं XL इक्वल टू XC। अब XL को हम लिख सकते हैं L ओमेगा और XC को हम लिख सकते हैं C ओमेगा। तो L की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन C ओमेगा स्क्वायर। 1 अपॉन C ओमेगा स्क्वायर। C दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड, ओमेगा दिया हुआ है 1000। तो आगे बढ़ते हैं। L इक्वल टू 1 अपॉन C ओमेगा स्क्वायर, तो 10 माइक्रोफैराड और ये है आपका ओमेगा 1000। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। तो 10 टू द पावर 3 का ये हो गया स्क्वायर। तो अब देखिए 10 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर 6, ये कट जाएगा। तो इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 1/10, मतलब 0.1 हेनरी। इसका बड़ा सरल सवाल था, सीधा सीधा कैलकुलेशन था। तो इसके आंसर क्या होनी चाहिए, 0.1 हेनरी होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो देखिए 1 मिली हेनरी को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर -2, दैट इज 10 टू द पावर -1, दैट इज 0.1 हेनरी। तो ये हमारा जो आंसर है सी, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा सवाल था। तो 10 मिली हेनरी होना चाहिए, तब करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हमेशा याद रखना चाहिए कि सीरीज LCR सर्किट में करंट कब मैक्सिमम होती है, जब स्टेट ऑफ रेजोनेंस होती है। और स्टेट ऑफ रेजोनेंस कब होती है, जब XL इक्वल टू XC। तो बस ये सवाल हमारा यहाँ पर एंड हो गया। तो 0.1 हेनरी इसका आंसर है, या हम इस आंसर को ये भी लिख सकते हैं 10 मिली हेनरी। 10 मिली हेनरी। तो ये क्लियर हुआ, इसका आंसर अब हम निकाल चुके हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट के रिकैप सीरीज में के लेक्चर्स में इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको अपने रिवीजन में बहुत मदद मिली होगी। फास्ट फॉरवर्ड करके कभी भी लेक्चर को मत देखिए, क्योंकि कोई भी ज्ञान रिवीजन के बिना क्या होता है, अधूरा होता है। तो दोहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि भूलना आसान है। क्योंकि भूलना
आसान है। जो भी हम पढ़ते हैं एक हफ्ते पहले, आज हमसे पूछा जाए तो हम अधिकतर केसेस में क्या होता है, भूल जाते हैं। तो भूलना एक बीमारी नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है। और भूलने का मतलब है कि हमें रिवीजन अपना जारी रखना चाहिए। रिवीजन खूब मजबूत करिए और इस बार एग्जाम में पास होकर आप दिखा दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, फिर नए नए न्यूमेरिकल्स करेंगे और कैलकुलेशन प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। कई बार कैलकुलेशन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आती है, तो उसका एक ही उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।